मैंने जब होश संभाला तो घर का वातावरण पूरा आर्य समाज में था। मित्र सारे पौराणिक थे, मैं आर्य समाजी, तो हमारी बात को दबा दिया करते थे वो। आजकल का आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लब जिहाद की बात चल रही है। जब तक ये मन में रहता है कि इसके पीछे क्या कारण है, तो जब तक ये रहेगा तो आपको कोई ठग नहीं सकता। रूप बदल जाए फिर भी नहीं कोई ठग। जन्मना ब्राह्मण नहीं है और वो भी ब्राह्मण के कार्य कर रहा है आर्य समाज में। ये एक जो कार्य देखा मैंने आर्य समाज का, इसने बहुत प्रभावित किया। आर्य समाज से मिलने के बाद ये सबसे बड़ी एक पूंजी मिली है हमें, उस पाखंड से हम बचे हुए। आर्य समाज के साथ नहीं होते तो पता नहीं कहाँ होते ये ढोंग और पाखंड, और है उसी में कहीं मैं भी लिप्त होता। हरप्रीत कौर की ओर से सभी को सस्नेह नमस्ते। स्वागत करती हूँ आज के पॉडकास्ट में आपका। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस वैदिक प्रकाश को प्रज्वलित किया था, उसे समाज के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य आर्य समाज पिछले 150 वर्षों से करता आ रहा है। इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा अपनी 50 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रही है। यह केवल एक संस्था के 50 वर्ष नहीं है, बल्कि यह आधी शताब्दी का वह इतिहास है जिसमें वैदिक धर्म प्रचार, शिक्षा, संस्कार निर्माण, समाज सुधार, राष्ट्र सेवा और मानव कल्याण के असंख्य प्रयास जुड़े हुए हैं। आभार व्यक्त करते हुए इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम मिलेंगे उन सभी शख्सियतों से, उन सभी समर्पित कार्यकर्ताओं से और अधिकारियों से जिन्होंने इस यात्रा को अपने परिश्रम, सेवा और समर्पण से सफल बनाया है। पॉडकास्ट के आज के हमारे गेस्ट हैं श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी, जो एक लंबे समय से आर्य समाज को अपना योगदान देते आए हैं और आप मंत्री पद पर कार्यरत हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा में। मैं स्वागत करना चाहूंगी सुरेश जी आपका। बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी आपका, और आपका आभार और आपको शुभकामनाएं इस शुभ मौके पर। बहुत पुनः धन्यवाद करता हूँ। आपने जो अवसर दिया मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाकर मेरे संस्मरण को सुनने का, मेरी जो अनुभव हैं उनको जानने का, इसके लिए मैं आपका आभार। जी सुरेश जी, ये गौरवमयी यात्रा है एक, और बहुत ही कहते हैं ना, एक उत्सव के क्षण है जो 150 साल आर्य समाज के और 50 साल दिल्ली सभा के हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम आर्य समाज से जुड़ने की बात करें तो आप कब जुड़े थे, आप उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए हरप्रीत जी, मैं कोई ऐसा नहीं था बीच में जुड़ा हूँ आर्य समाज से। मेरा परिवार ही आर्य समाजी था। मैंने जब होश संभाला तो घर में जो घर के दैनिक कार्य और दिनचर्या, घर का वातावरण पूरा आर्य समाज में था। वैदिक भावनाओं से, वैदिक क्रियाकलापों से ओतप्रोत सारे कार्य होते थे, उसी में ढलता चला गया। हाँ, मेरे पिताजी सुनाया करते थे अपने संस्मरण, वो आर्य समाजी नहीं थे, वो पक्के पौराणिक थे। ऐसे पौराणिक थे कि सुनाते थे वो अपने किस्सों में कि वो कांवड़ लेके जाया करते थे जी, और शिवरात्रि पर व्रत भी रखा करते थे। तो बताते, एक दिन नगर में जो आर्य समाज था उसमें वेद प्रचार सप्ताह चल रहा था जी। तो मुझे ध्यान नहीं है जो वेद प्रचार सप्ताह में भजनोपदेशक का नाम बताया करते थे, मुझे इस समय स्मरण नहीं है। तो एक दिन गए तो उनकी चूंकि पौराणिकता भरी हुई थी जी, एक दिन गए तो जिज्ञासा उनके मन में आई, अगले दिन भी गए, उससे अगले दिन भी गए। तो जब समाप्त वेद प्रचार सप्ताह जब समाप्त हो गया जी, तो उनके मन में बीजारोपण तो हो गया, प्रश्न उठने लगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ कुछ ना कुछ तो है। लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। फिर भी वो कार्य तो पौराणिक ही करते रहे, लेकिन उनके जीवन में, उनके मन में बीजारोपण हो गया था कि, तो उन्होंने फिर सत्यार्थ प्रकाश मिला, उनको पढ़ने के बाद फिर वो धीरे धीरे उनके मन से जो पौराणिकता के विचार थे, वो भ्रम उनका निकल गया और पक्के ऋषि के भक्त हो गए। वो ये को अपने जीवन की घटना सुनाया करते थे। और मेरे जीवन में तो ऐसा है, मैंने अब जब से होश संभाला है तो मेरे परिवार में तो दैनिक यज्ञ होता था और परिवार के सारे कार्यक्रम, विवाह, शादियाँ सब वैदिक भावना से, वैदिक विचारों से, उसी अनुसार चलती थी। ये मेरा थोड़ा कोई सा विशेष कोई सिद्धांत आर्य समाज का जो आपको बहुत प्रभावित कर गया?
मेरे जीवन जब से मैं मतलब अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, उसके बाद ही जब से वैचारिक मन में विचार करने की जब से शक्ति आई है, उसके बाद से अब आर्य समाज के किसी एक कार्य के लिए तो नहीं कह सकते। आर्य समाज के अनेक कार्य जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है इसमें कि एक तो कर्मफल सिद्धांत। कर्मफल सिद्धांत जो है ना, वो मनुष्य को बुरे कार्य करने से, बुरे कर्मों से रोकता है, एक तो ये, और दूसरा सबको बराबर प्रभावित करना। आर्य समाज में आकर जब मैंने देखा कि जो मतलब जन्मना ब्राह्मण नहीं है और वो भी ब्राह्मण के कार्य कर रहा है आर्य समाज में, मतलब कि वो उपदेशक भी है, वो यज्ञ भी कराता है, वो ब्राह्मण है, वो हमारा मतलब कि एक जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, जन्म से किसी ऐसी जाति में पैदा हुआ और फिर उसने आर्य समाज में आकर ज्ञान अर्जित किया और वो ब्रह्मा का कार्य कर रहा है। ये एक जो कार्य देखा मैंने आर्य समाज का, इसने बहुत प्रभावित किया। तो फिर पिताजी को कहाँ पर मतलब कहते हैं एक प्लेटफॉर्म मिला होगा, एक मंच जहाँ पर उन्होंने अपने विचार को उसको समझा आर्य समाज को, वो कहाँ से शुरुआत हुई और आप भी उससे फिर जुड़ गए? नहीं, जो नगर का आर्य समाज था वही उसी से जुड़ते रहे जी। हाँ, उससे जुड़ते रहे और उसी वही एक मंच मिला, उसी से ही मिलते रहे। और एक इनकी बहुत अच्छी आदत थी कि कोई भी उनको पीले वस्त्र पहने मिल जाता था तो बड़ी उसके प्रति श्रद्धा होती थी और उसको घर ले आते थे। तो एक अवसर पर वो सुनाते हैं कि जब वो पौराणिक से और उस पर आ रहे थे, वैदिक विचारधारा में आर्य समाज में आ रहे थे, तो उनके अंदर एक बुराई थी कि वो धूम्रपान करते थे। तो अब उनको चूंकि वैदिक विचारधारा में आ गए थे तो थोड़ा सा छुप के भी कर लिया करते थे। तो वो जो सन्यासी एक दिन आए, सन्यासी को बुलाया, एक दिन आया, भोजन करके गए। तुम्हारी माता जी ने उनसे शिकायत लगाई कि ये इनके अंदर एक आदत है कि धूम्रपान करते हैं। तो जब उनको सन्यासी को पता चला तो उन्होंने कहा, कुछ कहा तो नहीं, और कहा अपना यज्ञोपवीत उतार के दे दो मुझे। पिताजी को बोला अपना यज्ञोपवीत उतार के दे दो। वो कुछ समझे नहीं कि पहले उतारो कि तुम यज्ञोपवीत पहनने के हकदार नहीं हो। तब उन्हें पता चला कि ये इसलिए यज्ञोपवीत उतार रहे हैं। तो यज्ञोपवीत तो उतार दिया उन्होंने कि ये लो। फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं यज्ञोपवीत जब भी पहनूंगा जब मेरी ये आदत छूट जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते 1 हफ्ता लगा होगा। मैंने उसी दिन से व्रत कर लिया और फिर दोबारा स्वामी जी को सूचना दी कि मैंने व्रत ले लिया है। उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही? मेरी उम्र उस समय 11-12 साल की रही होगी। मैं मतलब इतना नहीं था। और एक संस्मरण मैं सुनाता हूँ, मुझे बहुत प्रभावित किया उसने, क्योंकि स्कूल में पढ़ता था, मित्र सारे पौराणिक थे, मैं आर्य समाजी, तो हमारी बात को दबा दिया करते थे वो जी। तो क्योंकि उनका गुट ज़्यादा था, वो उसमें उनकी संख्या ज़्यादा होती थी तो हमारी बात को, लेकिन क्योंकि आर्य समाज के विचार पढ़ते पढ़ते, आर्य समाज के विचार सुनते सुनते मन में इतनी ज़्यादा शक्ति आ गई थी कि उसको हम अपनी बात को अपनी प्रामाणिकता से रखने में रख सकते थे। एक दिन हमारे पिताजी का कार्य था कि जो ज़मीन के अंदर जो बोरिंग वगैरह करते हैं ना, उसकी मशीन को किराए पर दिया करते थे। तो सुबह का अवसर था, संध्या करने के बाद यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे, तो एक ग्राहक आ गया कि लाला जी वो मशीन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, कि नहीं हमारी तो लेबर बैठी हुई है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। और तो पिता ने कहा भी आधा घंटा लगेगा, रुक जाओ। तो माता जी सुन रही थी, मैं भी था उस टाइम घर पर। माता जी ने कहा जाओ 5 मिनट की तो बात है, जाना बाद में कर लेना। तो उन्होंने, पिताजी ने एक बात कही, वो मेरे मन में ऐसी घर कर गई कि एक दिन मेरी अर्थी भी पड़ी होगी ऐसे ही, और कोई मशीन लेने आएगा तब तुम क्या करोगे। तो ये एक बात ऐसी थी, तो मेरे मन में कहा, इतने ईश्वर के प्रति उनके इतनी अगाध और इतनी श्रद्धा थी। तो माता जी चुप हो गई। मैंने भी कहा कि बात तो सही है। तो ये कैसे अवसर है, भावुकता वाली बात थी, लेकिन शिक्षा दे गई वो बात, मुझे शिक्षा दे गई
तो मैं उनका बहुत ही और जीवन में उनके दिए हुए जो उनके विचार हैं, उनकी जो प्रेरणा है, मुझे हमेशा साथ रहती है। जी। तो माता पिता के साथ ही जैसे जैसे आपने आर्य समाज को समझा, फिर ऐसे कई महापुरुष आप जिनके से मिले होंगे या उनके बारे में जाना होगा, तो कौन सा आपको तब लगा कि आइडियल है और इनके विचार पे चलना चाहिए? देखिए, जब छोटा था तो पिताजी अक्सर छोटी छोटी जीवनियों की किताबें लाया करते थे। स्वामी श्रद्धानंद की होगी, इनकी अपने महर्षि दयानंद की होगी, तो और भी क्रांतिकारियों की ये उनकी थी। तो अपने जीवनी की कहानियाँ पढ़कर तो सबसे ज़्यादा मुझे श्रद्धानंद की कहानी, श्रद्धानंद की जीवन चरित्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो उनसे प्रेरणा भी ली और उनके जीवन से प्रभावित रहा बहुत ज़्यादा मैं। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, अब वो आपका परिवार भी जुड़ा होगा। सामान्य परिवार है, को सारा परिवार है, जुड़ा हुआ है। और ये मतलब कि ये हम ईश्वर के बहुत बड़ी उसकी कृपा समझते हैं कि परिवार में सब, पत्नी भी आर्य समाज से जुड़ी हुई है, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो आर्य समाजी नहीं है। हमारे दिल्ली आर्य पत्नी सभा में पहले एक उपदेशक हुआ करते स्वामी स्वरूपानंद जी। उन्होंने ही हमारा विवाह करवाया था। तो ये भी एक बड़ी रोचक है कि स्वामी स्वरूपानंद जी से हमारा परिचय नहीं था। एक बार वो कहीं कथा करने गए थे तो मेरा परिचय हो गया था हमारे परिवार से। तो उनकी आदत थी एक बार परिचय हो जाए तो वो फ़ोन करके संपर्क रखते थे। तो संपर्क में रहे तो परिवार से उन्होंने कहा कि भाई इस बच्चे की शादी मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ। वो दिल्ली में थे, तो उन्होंने ही परिवार का मिलन कराया, उसके बाद विवाह हो गया। फिर उनके संपर्क में रहा तो पत्नी आर्य समाजी नहीं थी, लेकिन चूँकि स्वामी स्वरूपानंद के संपर्क में आके और हमारा परिवार भी आर्य समाजी था, तो अब वो हमसे ज़्यादा कट्टर आर्य समाजी है पत्नी हमारी। जी। ठीक है ना जी। तो अगर आप आर्य समाज से जुड़ के, मतलब आपको बहुत कुछ मिला आर्य समाज से जुड़कर। अगर नहीं होते आर्य समाज के साथ तो फिर देखो, कहाँ आर्य होते समाज आज? के साथ अगर नहीं होते तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये आर्य समाज के साथ नहीं होते तो पता नहीं कहाँ होते। ये तो मैं नहीं बता सकता कि किसी न किसी मैं भी आजकल जो ढोंग और पाखंड और है उसी में कहीं मैं भी लिप्त होता, ये तो निश्चित है। जी। तो महर्षि दयानंद के कौन से विचार हैं जो आपको हमेशा महर्षि दयानंद के विचार मैं कहाँ पर बताऊँ उनको। सबसे बड़ा ये पाखंड का खंडन जो उन्होंने किया ना, हर मतलब कि पर जगह जगह, मतलब कि स्थान स्थान पर हर जगह पाखंड हो रहा है। आर्य समाज से मिलने के बाद ये सबसे बड़ी एक पूंजी मिली है हमें, उस पाखंड से हम बचे हुए हैं। जी, जो कुरीति या पाखंड जिसे आप कह रहे हैं, हैं, उससे बचे हुए हैं। लेकिन वो समय के साथ रूप नया लेती जा रही है, तो आपको लगता है आर्य समाज के लिए चुनौती भी एक बनती जाती हो? ये आपने सही कहा, आर्य समय के साथ रूप नया ले रही है। लेकिन आर्य समाज के बारे में पढ़ने के बाद जो दिमाग में ये प्रश्न आता है कि कोई भी कार्य अगर आपने देखा है नया और आपको लगता है, तो सबसे पहले प्रश्न आता है ऐसा क्यों। आर्य समाज ना एकदम तुरंत ही किसी बात को मान लेने पर विश्वास नहीं करता। उसके पीछे कारण जब तक नहीं है, तो ये जो जब तक ये मन में रहता है कि इसके पीछे क्या कारण है, तो जब तक ये रहेगा तो आपको कोई ठग नहीं सकता। रूप बदल जाए फिर भी नहीं कोई ठग सकता आपको। तो आपने जब आर्य समाज को समझा, सबसे पहले आपने अपने क्या अनुसरण करा? कोई एक जो आपने बात दिनचर्या में ले ली हो? कई बार आप गलत होते हैं, हम और हमें शिक्षा मिलती है, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये तो दैनिक कार्य में प्रतिदिन प्रयत्न यही रहता है कि हम अपने दैनिक कार्यों में ऐसा कोई कार्य ना करें, कर्मफल को सिद्धांत रखते हुए जो हमारे जीवन में हमारे विचारधारा को बदले, हमारे विचारों को दूषित करे, ऐसा कोई कार्य ना करें। जी। मैं जानना चाहूँगी उस यात्रा के बारे में। जैसे आर्य समाज से जुड़ने के बाद आप दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़े होंगे, और उसके बाद ये भी बड़ी रोचक घटना है जी। मैं दिल्ली में आया था अपने रोजगार तलाशते। स्वामी स्वरूपानंद जी यहाँ रहते थे, तो स्वामी जी से मैंने कहा कि भाई रोजगार तलाश रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, उस समय दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा में अरुण प्रकाश वर्मा जी के पिताजी हुआ करते थे, सरदारी लाल वर्मा जी। तो स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा कि भाई ये लड़का आया है गांव से और ये जॉब ढूंढ रहा है यहाँ पर।
तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक जॉब खाली है सभा में ही, अब अगर इसको टाइपिंग आती है तो रख लो। तो मुझे याद है मैंने 1 या 2 महीने सभा में कार्य किया था उस टाइम। तो फिर मेरी और अच्छी जॉब कौन सा समय होगा सुरेश जी? ये होगा 1984 के आसपास की बात है। तो उस दौरान फिर मेरी अच्छी जॉब लग गई, फिर मैं यहाँ से चला गया। फिर स्वामी जी से जुड़ने के बाद जब उन्होंने सरदारीलाल वर्मा जी ने जब हमारा कार्य देखा, कार्य करने का ढंग देखा, तो उन्होंने उसके बाद भी मुझे बुलाया कि आ जाया करो सभा में, कुछ कार्य कर दिया करो। फिर मैं अपनी वॉलेंट्री सेवाएं देना तभी से मैंने शुरू कर दी थी दिल्ली सभा में। फिर उसके बाद जुड़ते चले गए, टीम मिलती गई, विनय जी की टीम मिल गई, फिर और अच्छी तरह जुड़ गए हम। जी, आपको उत्तरदायित्व जो है वो मिलता ही गया, एक जिम्मेवारियां मिलती गई। तो तब से अब तक आपने क्या चेंज देखा है तब की और अब की? वो बहुत चेंज था। उस टाइम तो एक कमरे में पूरा कार्यालय चलता था। तब से अब तक तो बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन हो गया दिल्ली सभा में। इतना कार्य हुआ है कि मैं अब इतनी जल्दी वर्णन भी नहीं कर सकता उसका। जी, कार्य करने की जो एक शैली थी कुछ उस पर बताना चाहेंगे कि पहले ऐसे कार्य होता था? क्योंकि पहले इतने संसाधन नहीं थे, अभी थोड़ा आधुनिकता बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट। हाँ, समय के साथ आधुनिकता तो बढ़ी है। पहले टाइपिंग पे काम होता, टाइपराइटर पे, कंप्यूटर चल गए, ठीक है। पहले हमारे पास एक प्रचार वाहन होता था, मुझे अच्छी तरह याद है। प्रचार वाहन होता था, यहाँ पर वोट क्लब पे जाया करते थे, वहाँ पर वोट क्लब पे अपना हारमोनियम निकाल के, तबला निकाल के वहाँ पर बैठ के प्रचार कार्य करते थे। अब हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने प्रचारक हैं, ठीक है ना, और इतने संसाधन हैं। अब एक शक्ति है दिल्ली आर्य पत्नी सभा की। पूरे भारतवर्ष में की आर्य पत्नी सभाओं से अगर तुलना की जाए तो दिल्ली आर्य पत्नी सभा बहुत आगे निकल गई है। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो शक्ति है यही आगे लेके जा रही है, ये संगठित करके रखा हुआ है। जी, तो इस दौरान आपका कोई खास मिशन में आपको कोई दिलचस्पी रही हो? वैसे तो खैर बहुत सारे अभियान और प्रकल्प चल रहे हैं और तब भी चले थे, तो कुछ विशेष रुचि रही हो आपकी या विशेष कोई घटना जो आपने फील की हो फील्ड में जाते? नहीं, ऐसा तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा तो यहाँ पर मैंने देखा कि ऑफिस का रिकॉर्ड जो दिल्ली की समाजें हैं, जितनी उन समाजों का रिकॉर्ड दिल्ली आर्य पत्नी सभा में होता है, वो प्रॉपर रखने का तरीका मैंने बनाया, कोशिश की यहाँ पर बनाए, और दिल्ली के और सारे समाजों का जो रिकॉर्ड है उनको सुरक्षित रखें, और उसके लिए सिस्टम बनाया, तैयार किया, ठीक है ना, जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैनेजमेंट अगर करनी है तो जी, अगर संस्था को संगठित करना है तभी आगे कार्य संगठित और सफल होंगे। तो अगर हम विभिन्न दिल्ली के आर्य समाजों की बात करते हैं तो वहाँ पर आप किस तरह की जो है वो समस्याएं देखते हैं जिन पर कार्य करना है? अभी नवयुवकों का थोड़ा सा अट्रैक्शन कम है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। पुराने लोग ही चला रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, संख्या कम होती जा रही है। तो उसके लिए दिल्ली सभा योजनाएं बना रही है और बहुत अच्छी तरह बना रही है, और हम सफल होंगे उसमें। प्रयत्न कर रहे हैं कि उन समाजों के जो नई जनरेशन है ना, उनको नई जिम्मेदारियां दें और उनको समाज में उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करें। और जब जिम्मेदारियां देंगे तो बट नेचुरल है कि वो उनका कार्य करने की इच्छा बढ़ेगी, कि उनका इंटरेस्ट जागृत होगा उसमें। तो नई पीढ़ी को इस शुभ अवसर पर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी को संदेश देने के लिए हमारे पास उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि आर्य समाज से जुड़ें। आर्य समाज से जुड़ने का सबसे अच्छा लाभ उनको यही होगा कि उनको जीवन में कोई ठग नहीं सकता, उनके जीवन में कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, किसी भी प्रकार का उनको बरगला नहीं सकता। आर्य समाज में आने का उनके लिए सबसे बड़ा लाभ यही है। और उनको मैं यही जो नवयुवक हैं, सबसे बड़ी आजकल का आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लब जिहाद की बात चल रही है। आर्य समाज से जुड़ा हुआ बच्चा इससे बच सकता है, और इससे बिल्कुल वो लब जिहाद की कहानी उसके पास तक नहीं भटक नहीं सकता वो। मतलब अपने ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आर्य समाज के अगर उन्होंने विचारधारा ला दी है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रेरणादायक विचार हमारे दर्शकों के सामने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको।
तो आर्य समाज ने अपने जो कार्यों से न केवल समाज को दिशा दी है, बल्कि असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम भी बनी है। और इसी विश्वास और शुभकामना के साथ कि वैदिक चेतना की ज्योति आने वाले वर्षों में और अधिक प्रकाश फैलाएगी, हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।